संगीत एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं और सभी को धनतेरस के पर्व की हार्दिक ढेरों शुभकामनाएं और दीपोत्सव पर्व की सभी प्यारे बच्चों को ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। साथियों, अपना जो सीरीज चल रही है सभ्यता सीरीज के अंतर्गत, इससे पहले के अंतर्गत हमने कालीबंगा भी पढ़ी है, हमने आहड़ की सभ्यता भी पढ़ी है और इस जो क्लास है इस क्लास के अंतर्गत दो छोटी छोटी सभ्यता हम करने जा रहे हैं। जैसे कि आपको दिखाई दे रही है बालाथल सभ्यता है और इसके पश्चात हम करेंगे गणेश्वर सभ्यता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं साथियों, और इसके बाद में आपकी एक विराट सभ्यता रहेगी, फिर आपका सभ्यता का जो आपका पार्ट है दैट्स कंप्लीट। और उसके आपके बाद जो कुछ आपके कमेंट थे, जो उपयोगी सुझाव आप लोगों ने दिए थे, कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं, तो उनको लेके हम आगे चलेंगे। कुछ बच्चे खनिज कह रहे हैं, कुछ करंट भी कह रहे हैं, कुछ चित्रकला भी कह रहे हैं, कुछ परिवहन भी कह रहे हैं, कुछ ऊर्जा भी कह रहे हैं। तो कंप्लीट टॉपिक हम लेंगे आपको, ऐसे टॉपिक जो एग्जाम में आपको यकीन आपको फायदा दिलाएंगे हैं। तो बात करते हैं साथियों बालाथल सभ्यता को लेकर के। ये जो बालाथल सभ्यता है यह किस प्रकार की सभ्यता है, तो यह एक प्रकार की ताम्रयुगीन सभ्यता है। इससे पहले आपने पढ़ा आहड़ क्या थी, ताम्र संचयी थी, ये भी क्या है, ताम्रयुगीन सभ्यता है। और इस सभ्यता का जो केंद्र है कहां पर है इस सभ्यता, तो सबसे पहले बात करते हैं इस सभ्यता का जो केंद्र बिंदु है वह है कहां पर, बालाथल। साथियों ये जो बालाथल पड़ता है यह कहां पर है, यह है बल्लभ नगर के अंतर्गत है, बल्लभ नगर है। और ये जो बल्लभ जो नगर है ये क्षेत्र कहां पर है, तो ये बल्लभ नगर जो क्षेत्र है यह पड़ता है उदयपुर। ये न केवल बालाथल सभ्यता का यहाँ पे केंद्र बिंदु है, बल्कि इसके अतिरिक्त 3 या 4 प्रश्न आपको और भी देखे जाएगा, जरा सुनिएगा। सबसे पहले बात करते हैं बालाथल का केंद्र बिंदु कौन सा हो गया, ये बल्लभ नगर के अंतर्गत है, बल्लभ नगर है। बल्लभ नगर और क्या प्रश्न देते हैं साथियों, बल्लभ नगर में राजस्थान की सोरगम, राजस्थान की कैमल क्रॉप फसल का रिसर्च सेंटर, यूं कहें ज्वार अनुसंधान केंद्र है। तो राजस्थान का ज्वार अनुसंधान केंद्र, ये प्रश्न बनेगा। तो राजस्थान का ज्वार अनुसंधान संस्थान, तो राजस्थान का ज्वार जो अनुसंधान संस्थान है यह कहां पर है, बल्लभ नगर में है। ज्वार को कैमल क्रॉप कहते हैं, ज्वार को स्वर्गम बाइकलर भी कहा जाता है, जहां पे इसका रिसर्च सेंटर बना हुआ है। और प्रश्न क्या, बल्लभ नगर में, बल्लभ नगर में राजस्थान का भैंस प्रजनन केंद्र है। तो राजस्थान का भैंसों का, राजस्थान का भैंस का जो प्रजनन केंद्र है वह कहां पर है, बल्लभ नगर में। लेकिन ध्यान रहे साथियों, भैंस प्रजनन नीति, राजस्थान की भैंस प्रजनन आपसे नीति पूछा जाएगा कब जारी की गई थी, तो राजस्थान की भैंस प्रजनन जो नीति है वह 2015 में, 14-15 में जारी की गई थी। भैंस का प्रजनन केंद्र कहां पे, बल्लभ नगर में है। भैंस, ऐसा कौन सा राजस्थान का लोक देवता है जिसका वाहन भैंसा होता है, तो वो है नगला जहाज भरतपुर वाले देव बाबा है। राजस्थान के से कौन से लोक देवता है जिनको प्रसन्न करने के लिए भैंसे की बलि दी जाती है, तो वह कौन से हैं, मामदेव जी सिक्कर के हैं। वह कौन से लोक देवता है जिनकी फड़ है अपराध करने से पहले मौन वाचन या मूक वाचन के तौर पे बांधी जाती है, तो कौन सी है, भैंसासुर की फड़ है। और भैंस प्रजनन केंद्र वहां बल्लभ नगर उदयपुर में, ज्वार रिसर्च सेंटर कहां पे, बल्लभ नगर उदयपुर में, बालाथल सभ्यता का केंद्र कहां पे, बल्लभ नगर उदयपुर में। एक और प्रश्न भी बचता है, यही जो बल्लभ नगर साथियों, यही जो बल्लभ नगर है, बल्लभ नगर में यहां पर दुर्ग है, एक तो कौन सा है, उंटाला का दुर्ग। लेकिन ऐसे कई सारे दुर्ग हैं जो समानार्थी वर्ड रखते हैं और पेपर में कंफ्यूज पैदा करते हैं। जैसे कि राजस्थान में एक उंटाला का दुर्ग है और राजस्थान में एक है ऊंटगिरी का दुर्ग है। सुनिए, तो राजस्थान में जो उंटाला का जो दुर्ग है तो यह भी कहां पर है, वल्लभ नगर उदयपुर में है। लेकिन राजस्थान का जो ऊंटगिरी जो दुर्ग है यह आप लोगों के लिए मैं ऑप्शन में रखता हूं, आपके कमेंट का इंतजार करूंगा। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो हम देखते हैं कि काफी मतलब मन से पढ़ते भी हैं और टॉपिक का जो क्वेश्चन आपसे करते हैं और रिवीजन या इसका रिप्लाई भी करते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट है वो स्किप भी कर देते हैं। लेकिन दोस्तों आप यकीन मानिए यहाँ पे एक एक जो वर्ड बोला जाएगा, एक एक जो शब्द यहाँ पे बोला जाएगा, ये एग्जाम के अंतर्गत आपके हेल्प करेगा। और जरूर आप क्लास लगाओगे तो हम कोशिश करेंगे कि ये वर्ड आपके क्लास के अंदर ही याद हो जाएगा। ये है, तो उम्मीद करूंगा मैं इसका कमेंट में सबसे पहले राइट आंसर किसका आता है कि राजस्थान में ऊंटगिरी दुर्ग कहां पर है। लेकिन उंटाला का दुर्ग वल्लभ नगर में है और ये बाकी सारी जो विशेषताएं हैं वल्लभ नगर में है। बालाथल जो सभ्यता है उसका केंद्र भी कहां पे है, वल्लभ नगर में है। लेकिन बात करेंगे वल्लभ नगर है ये, सॉरी बालाथल सभ्यता है, इसका क्षेत्रफल दायरा कितना है, तो ये एक टिल्ला है जो कि 5 एकड़ में फैला है। 5 एकड़ में फैला हुआ एक टिल्ला है, वह टिल्ला कौन सा है, बालाथल का है।
आगे चलते हैं, नेक्स्ट है खोज उत्खनन वगैरह। सुनिए, तो अब इसके पश्चात है हम बात करते हैं इस सभ्यता की खोज किसने की, इस सभ्यता का उत्खनन किसने किया, और कार्बन 14 पत्ती के अकॉर्डिंग ये कितने टाइम पुरानी है। सुनिए, सबसे पहले ये जो सभ्यता है, इस सभ्यता की जो खोज की थी वीरेंद्रनाथ मिश्र ने है, वीरेंद्रनाथ मिश्रा, वीरेंद्रनाथ मिश्रा, या यह भी मिलेगा आपको वीरेंद्रनाथ मिश्रा 1962 और 63 में है, 1963 के अंतर्गत, 1962-63 के अंतर्गत इसकी खोज की गई थी, बीएन मिश्रा के द्वारा है, वीरेंद्रनाथ जी मिश्रा के द्वारा इसकी खोज की गई थी। लेकिन इसका जो उत्खनन है, सुनिए, इसके उत्खनन के अंतर्गत पढ़ेंगे तो कई नाम मिलेंगे आपको, जैसे कि वी.एस. सिंधे का नाम इसके उत्खनन में आता है, आर.के. मोहंती का नाम भी है यहाँ पे, इसके उत्खनन में आर.के. मोहंती का भी है, और इसके उत्खनन के अंतर्गत ललित जी पांडे का भी नाम है। तो इसके उत्खनन में ललित पांडे है, आर.के. मोहंती है, वी.एस. सिंधे है, इनका नाम है। और इसका जो उत्खनन है वह कब किया गया था, 1993 के अंतर्गत है, जबकि खोज कब की गई थी, 1963 के अंतर्गत है। कार्बन 14 पत्ती के अकॉर्डिंग वैसे तो अलग अलग इतिहासकार, दशरथ शर्मा है, डीपी अग्रवाल है, अलग अलग अपना मत देते हैं, लेकिन कार्बन 14 पत्ती के अकॉर्डिंग इसका जो टाइम पीरियड है वह है 2350 ईसा पूर्व, 2350 ईसा पूर्व है। तो ये तो होगी इसको लेकर के, हाँ नदी रह गई है। तो ये जो सभ्यता है किस नदी के किनारे विकसित है साथियों, ये जो सभ्यता है ये है बेड़च नदी के किनारे है, बेड़च नदी के किनारे डेवलप हुई, उदयपुर के अंतर्गत है। आगे बात करते हैं इस सभ्यता के अंतर्गत है यहां से किस किस चीज के साक्ष्य मिलते हैं। सुनिए, साक्ष्य की बात करेंगे तो नेक्स्ट है साक्ष्य। साक्ष्य, सुनिए, साक्ष्य के अंतर्गत सबसे पहले है ये जो सभ्यता है यहाँ पर 22 परतों की पहचान की गई है। 22 उत्खनन के अंतर्गत कुल कितनी परतों की पहचान की गई है, 22 परतों की पहचान की गई है। तो यहाँ पर 22 परतों की पहचान, ध्यान रहना है 22 परतों की पहचान। लेकिन कालीबंगा सभ्यता में उत्खनन के कुल कितने स्तर थे, 5 स्तर थे। है 8 सभ्यता है, 8 सभ्यता के अंतर्गत कुल उत्खनन कितने स्तर थे, 8 स्तर थे हैं। और यहाँ पे कुल कितने परतों की पहचान की गई है, 22। ये 22 डेटा भी आपको पेपर में कुछ चीजें याद करवाएगा, जैसे कि बात करेंगे आरटीई 2009 की धारा 22। तो आरटीई 2009 की जो धारा जो 22 है कहती है कि विद्यालय की जो योजनाएं हैं, विद्यालय की योजनाओं के संचालन के लिए किसका गठन किया गया है, एसएमसी का है। तो विद्यालय की योजनाओं के संचालन के लिए जो रिस्पॉन्सिबल या उत्तरदायित्व संस्था है तो वह कौन सी होगी, एसएमसी, विद्यालय प्रबंध समिति का गठन है। ये है जो इसका जिम्मेवार या उत्तरदायित्व निभाएगी है विद्यालय की समस्त योजनाओं का संचालन करने के लिए, धारा 22 की है। इसके अतिरिक्त है भारत का जो मूल संविधान है, भारत का जो मूल संविधान है, तो भारत के मूल संविधान के ऊपर है 22 जो चित्र है वो बनाने के अंतर्गत कुल मूल संविधान पे 22 चित्र बनाए गए थे। उसमें हमारा एक राजस्थान का हम कह सकते हैं चित्रकार जिनका नाम है इसमें शामिल है, राजस्थान अध्ययन में भी नाम इनका दे रखा है, तो वह है स्वर्गीय श्री कृपाल सिंह जी शेखावत है। ब्लू पोट्री के बेहतरीन कलाकार हैं, ब्लू पोट्री के बेहतरीन कलाकार हैं कृपाल सिंह जी शेखावत, और कहां के रहने वाले हैं, मऊ गांव श्री माधोपुर तहसील जिला कौन सा, सीकर के रहने वाले हैं। भारत के मूल संविधान पे कुल 22 चित्रों की वहां पे सीरीज इन्होंने बनाई थी है। और इसके पश्चात है राजस्थान की 22 बावड़ियों का, राजस्थान की वर्तमान में कुल कितनी बावड़ियों का पुनरुद्धार किया जाएगा, तो राजस्थान की कुल 22 बावड़ियों का पुनरुद्धार है वह किया जाएगा, 22 बावड़ियों का कुल पुनरुद्धार किया जाएगा है। और भी इंपॉर्टेंट है सुनिएगा, किसने गंधर्व 22 अपने दरबार के अंतर्गत है 22 साहित्यकारों को, 22 विद्वानों को संरक्षण दिया था और गंधर्व 22 की स्थापना की थी। तो गंधर्व जो 22 है उसकी स्थापना करने का जो श्रेय है वह किसको जाता है, जयपुर के प्रताप सिंह शासक को जाता है जिसने गंधर्व 22 की स्थापना की थी है। राजस्थान, राजस्थान, मालवा, गुजरात, राजस्थान, मालवा, गुजरात,
इन राजाओं, राजपूत राजाओं को एक छत के नीचे, राजपूत राजाओं को एकत्रित करने के लिए, राजपूत राजाओं का एक परिसंघ बनाने का, एकत्रित करने का जो प्रयास किया गया था, बात करेंगे। उसमें 2 डेट मिलेगी आपको, एक तो 25 और एक कौन सी 26 है। 25 और 26 जून, 25-26 जून 1946 की विशेषता की बात है। और राजपूत राजाओं का एक परिसंघ बनाने के लिए गुजरात के और मालवा के राजपूतों, राजस्थान के राजाओं को इकट्ठा किया था किसने? भोपाल सिंह ने। और उसमें कुल कितने राजाओं ने शिरकत की थी, भाग लिया था? तो उसमें भी नाम कितना आता है? 22 राजाओं ने वहां पे भाग लिया था। प्रताप सिंह ने गंधर्व बाईसी की स्थापना की थी। राजस्थान की कुल कितनी बावड़ियों का पुनरुद्धार किया जाएगा? 22 बावड़ियों का पुनरुद्धार किया जाएगा। कृपाल सिंह शेखावत ने भारत के मूल संविधान पर कुल कितने चित्रों में योगदान दिया था? 22 चित्रों के अंतर्गत है। धारा 22 विद्यालय की योजनाओं के संचालन करने के लिए विद्यालय स्कूल प्रबंध कमेटी का भी नाम आता है। और 22 परतों की पहचान की जो खोज है वो कहां से की गई है? बलाथल सभ्यता से की गई है। एक बात ये कंप्लीट है। अब इसके हम बाद, इसके पश्चात हम अगली जो विशेषता करते हैं वह क्या है? तो वह 22 परतों के पहचान के बाद है दुर्ग की बात करेंगे साथियों। तो इससे पहले की जो क्लास है उसमें आपने पढ़ा था कि दुर्ग के जो साक्ष्य है नाम, तो वह कहां से प्राप्त होते हैं? कालीबंगा सभ्यता से। कालीबंगा सभ्यता से दुर्ग के साक्ष्य मिलते हैं। लेकिन ये जो सभ्यता है यहां से एक दुर्ग प्राप्त हुआ, इस सभ्यता से एक दुर्ग प्राप्त हुआ। और इस दुर्ग के अंतर्गत कुल कितने कमरे थे? 11 कमरे हैं। 11 कमरों वाला एक दुर्ग के जो साक्ष्य है तो वह कहां से मिले हैं? इसी बालाथल से। लेकिन दुर्ग की जो पहले जानकारी मिलती है तो वह किससे मिलती है? कालीबंगा सभ्यता से। 11 जिसमें रूम है, 11 कमरों का एक जो बड़ा दुर्ग है वह बालाथल सभ्यता से ही मिला है। इसके पश्चात है बात करते हैं बालाथल सभ्यता है। यहां से टेरिकोटा की एक बेल की प्रतिमा प्राप्त हुई। टेरिकोटा की एक बेल की जो प्रतिमा है, इससे पहले आपने आर्ट सभ्यता में पढ़ी थी। और एक यहां भी पढ़ते हैं कि टेरिकोटा कला की है, विराट की टेरिकोटा कला की एक बेल की प्रतिमा है। तो वह कहां से प्राप्त हुई है? बालाथल सभ्यता से प्राप्त हुई है। सबसे पहले अब बात करते हैं 2 रोग को लेकर के। एक तो नाम आता है कुष्ठ रोग, एक नाम पढ़ेंगे कौन सा? कुष्ठ रोग है। इससे पहले आपने पढ़ा सभ्यता कौन सी? कालीबंगा सभ्यता है। मतलब खोपड़ी प्राप्त हुई थी, उसमें कुल कितने छेद थे? 6 छिद्रते हैं। तो शल्य चिकित्सा की जानकारी कौन देती है? कालीबंगा सभ्यता देती है। लेकिन कुष्ठ रोग के प्रमाण है, कुष्ठ रोग के प्रमाण, तो कुष्ठ रोग के जो प्रमाण हैं वह कहां से मिले हैं? इसी बालाथल सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। यहां से कुष्ठ रोग के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। और इसके अतिरिक्त है, सुनिए साथियों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वह विशेषता कौन सी? सूती वस्त्र की बात करते हैं। तो सूती वस्त्र की बात करेंगे, 2 सभ्यताएं पढ़ेंगे आप है। सूती वस्त्रों में एक सभ्यता का तो नाम क्या आता है? बालाथल सभ्यता आता है। दूसरी सभ्यता पढ़ते हैं तो वह कौन सी पढ़ते हैं? विराट सभ्यता। अगर आप एग्जाम में प्रश्न ऐसा आ जाए कि राजस्थान में सूती वस्त्र के साक्ष्य देने वाली सभ्यताएं बताइएगा, तो विराट सभ्यता भी है और कौन सी है? बालाथल सभ्यता भी है। तो सूती वस्त्र के साक्ष्य कहां से मिले हैं? बालाथल सभ्यता से भी मिले हैं। और कहां से मिले हैं? विराट से मिले हैं। लेकिन विराट के अंतर्गत जो सूती वस्त्र जो कपड़ा था ना, उस कपड़े में कुल कितनी मुद्राएं थी? 36 मुद्राएं थी विराट के अंतर्गत, सूती वस्त्र के अंतर्गत वो लपेटी हुई थी। लेकिन यहां भी क्या है? सूती वस्त्र के साक्ष्य मिले हैं बालाथल से। कुष्ठ रोग के प्रमाण मिले हैं बालाथल से हैं। टेराकोटा की बेल की प्रतिमा कहां से मिली? बालाथल से है। 11 कमरों का विशाल दुर्ग का साक्ष्य कहां से मिला है? बालाथल से है। 22 परतों की पहचान कहां से की गई है? बालाथल सभ्यता से की गई है। और इसके अतिरिक्त है 5 यहां से 5 लोहे की भट्टियां प्राप्त हुई है। इस सभ्यता से 5 लोहे की भट्टियां भी प्राप्त हुई है। 5 यहां से लोहे की जो भट्टियां हैं वह भी इस सभ्यता से प्राप्त हुई है। नेक्स्ट है एक योगी की एक योगी का स्वादान है। एक योगी का है, मतलब एक क्या इसमें हम बात करेंगे कि जो सभ्यता ना, इस सभ्यता के अंतर्गत है, योगी मुद्रा में है। योगी मुद्रा में एक स्वादान प्राप्त हुआ है। योगी मुद्रा में है।
ये सभ्यता है, इस सभ्यता के अंतर्गत बात करेंगे तो यहाँ से योगी मुद्रा में है, योगी मुद्रा में स्वाधान के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो यहाँ से योगी मुद्रा के अंतर्गत है स्वाधान के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कुछ स्ट्रोक की जानकारी मिलती है, विशाल 11 कमरों का विशाल दुर्ग के साक्ष्य यहाँ से मिलते हैं। ये जो सभ्यता है यहाँ से सूती वस्त्र के साक्ष्य मिलते हैं। इस सभ्यता में टेराकोटा कला की सांड की प्रतिमा भी प्राप्त होती है। ये सभ्यता है यहाँ से लोहे की भट्टियां भी प्राप्त होती है। और ये जो सभ्यता है, इस सभ्यता के अंतर्गत सबसे पहले आपको बताया था मैंने, एक बड़ा दुर्ग मिला जिसमें कुल रूम कितने थे, 11 कमरे थे। लेकिन आहट सभ्यता के अंतर्गत एक घर से 6 चूल्हे प्राप्त हुए थे, उसमें क्या हथेली की छाप थी है। आहट सभ्यता के अंतर्गत कुल 8 स्तर थे उत्खनन के, और यहाँ से कुल कितने परतों की पहचान की गई है, कुल 22 परतों की पहचान की गई है। तो ये सभ्यता कौन सी है, बारातल सभ्यता है। अब इसके बाद है, मैं लेता हूं दूसरी सभ्यता, वह कौन सी इसके पश्चात, तो वो साथ में करा देते हैं, छोटी सी सभ्यता है। और वह सभ्यता कौन सी है, गणेश्वर सभ्यता है। तो इसी के साथ में ही अगली जो सभ्यता हम लेते हैं, तो उस सभ्यता का नाम क्या है, गणेश्वर सभ्यता। साथियों, ये गणेश्वर सभ्यता भी किस प्रकार की है, एक ताम्र सभ्यता है। और कौन से जिले के अंतर्गत है, सीकर के अंतर्गत है। चलिए शुरुआत करते हैं इस सभ्यता के उपनाम को लेकर के, ये सभ्यता है, इसके उपनाम क्या क्या है। साथियों, इस सभ्यता को कहते हैं जो ताम्रयुगीन की सभ्यता है, ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी। जितने भी जो तांबे की सभ्यता है उनमें सबसे यह प्राचीन थी, इसलिए इसको ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कहते हैं। ये जो सभ्यता है, इस सभ्यता को इसी सभ्यता को पुरातत्व का पुष्कर भी कहते हैं। तो गणेश्वर को पुरातत्व का पुष्कर भी कहा जाता है, पुरातत्व का पुष्कर कहते हैं, ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी भी कहते हैं। अभी एग्जाम में पूछा गया था, ताम्र इसको संचय भी कहा जाता है। तो इस सभ्यता को ताम्र संचय भी कहते हैं, पुरातत्व का पुष्कर भी कहते हैं, ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी भी कहते हैं। और इसका जो समय जो निर्धारण किया गया है साथियों, तो इसका समय जो निर्धारण है तकरीबन 2800 ईसा पूर्व है। यूं कहेंगे ऑलमोस्ट यह 4000 वर्ष है पुरानी मानी जाती है, 4000 वर्ष पुरानी मानी जाती है। और राजस्थान के अंतर्गत ये जो सभ्यता है कौन सी नदी के किनारे विकसित हुई है, तो इस सभ्यता का जो केंद्र या नदी पड़ते हैं तो कांतली नदी किनारे हैं। कांतली जो नदी है, इस नदी को और क्या बोलते हैं, मौसमी नदी भी कहते हैं। और राजस्थान की एक ऐसी नदी है जो पूर्णतः राजस्थान में बहने के आधार पे आंतरिक प्रवाह की सबसे जो लंबी नदी है 100 किलोमीटर की है, तो वह कौन सी है, कांतली नदी है। और इसी सभ्यता के किनारे इसी नदी के किनारे दो सभ्यता विकसित हुई। सीकर के अंतर्गत कौन सी, गणेश्वर सभ्यता है, और झुंझुनू के अंतर्गत पड़ते हैं तो वहां पे सुनारी सभ्यता आ जाती है। तो नदी भी आ गई, टाइम पीरियड भी आ गया, उपनाम भी आ गया। अब देखते हैं आगे, ये जो सभ्यता है, इस सभ्यता का केंद्र बिंदु कौन सा है, कहां पर है ये सभ्यता। तो साथियों, ये सभ्यता है, इसका जो केंद्र बिंदु है तो वो ये है, नीम का थाना। नीम का थाना, और नीम का थाना क्षेत्र कहां पड़ता है, सीकर के अंतर्गत, राजस्थान के अंतर्गत। स्वतंत्रता सेनानियों का बहुत बड़ा केंद्र कह सकते हैं, एक युगल दंपति है। स्वतंत्रता संग्राम में गिरफ्तार होने वाली पहली महिला कार्यकर्ता अंजना देवी चौधरी, वाइफ ऑफ राम नारायण जी चौधरी, दोनों का संबंध कहां से पड़ता है, नीम का थाना सीकर से पड़ता है। इस सभ्यता का केंद्र बिंदु भी कौन सा है, नीम का थाना सीकर है, यहाँ पे है। टाइम पीरियड मैंने बता ही दिया है कितने साल पुरानी है। अब रहेगी बात खोज और उत्खनन को लेकर के है। साथियों, ये जो सभ्यता है, इस सभ्यता की जो खोज की थी श्री रतन चंद्र अग्रवाल ने है। इस सभ्यता की जो खोज की थी रतन चंद्र अग्रवाल ने है। रतन चंद्र अग्रवाल ने 1972-73 के अंतर्गत इसकी खोज की थी। लेकिन ये सभ्यता है, इस सभ्यता का जो उत्खनन है, इस सभ्यता का जो उत्खनन है, सेम नाम है, एक तो आएगा रतन चंद्र जी अग्रवाल, सेम है ऊपर वाले, और साथ में सहयोगी थे विजय कुमार। और कौन है, विजय कुमार ने इसका जो उत्खनन किया था, कब, 1977 के अंतर्गत है। खोज कब हुई थी, 1972
73 के अंतर्गत इसकी खोज हुई थी है। अब बात करते हैं ये सभ्यता है, इस सभ्यता से यहाँ से किस किस चीज के साक्ष्य प्राप्त हुए, सुनिएगा। तो यहाँ से किस किस चीज के साक्ष्य हैं वो सुनिए। सबसे पहले बात करते हैं इस सभ्यता में एक नाम पढ़ेंगे पत्थर का बांध, और यहाँ के भवन भी किससे बने हैं, पत्थर से हैं। ये सभ्यता है, यहाँ से प्राप्त होने वाली जो तांबा था कितना परसेंट शुद्ध था, 99% शुद्ध था। और बात करते हैं इसके अतिरिक्त है यहाँ से इसी सभ्यता से तांबे का मछली पकड़ने का कांटा, तांबे का बाण और तांबे के प्यालेनुमा कटोरियां यहाँ से प्राप्त हुई थी है। इस सभ्यता की बात करेंगे तो इस सभ्यता के जो लोग थे वह कैसे थे, मांसाहारी थे। और यहाँ से एक बात आएगी, जो बर्तन प्राप्त हुए हैं तो वह बर्तन किस प्रकार के हैं, मैं यहाँ पे लिख देता हूं, कपीस वर्णी कैसे हैं, छल्लेदार हैं। सुनिए इनकी खूबियां साथियों। ये जो सभ्यता है यहाँ की, जो पहली मैं आपको बड़ी बात कहूंगा, ये सभ्यता है, इस सभ्यता से पत्थर का बांध प्राप्त हुआ। तो राजस्थान की ऐसी सभ्यता कौन सी जहां से पत्थर का बांध प्राप्त हुआ है, तो वह कौन सी है, ये आपकी गणेश्वर सभ्यता है। लेकिन राजस्थान की ऐसी कौन सी, राजस्थान की ऐसी कौन सी हवेली है जिसकी खिड़कियां भी पत्थर से बनी हुई है, तो वह कौन सी है, पटवों की हवेली है। राजस्थान की पत्थरमार जो गेर है वो कहाँ की प्रसिद्ध है, पत्थरमार जो गेर बात करेंगे तो लाखोटा गांव कहाँ की, बाड़मेर की है। राजस्थान के अंतर्गत जब प्राचीन टाइम के अंतर्गत जब कोई राजा के ऊपर शत्रु सेना अटैक करती थी तो राजा अपने सेल्फ डिफेंस के लिए एक ऐसे यंत्र का प्रयोग करता था जो शत्रु सेना के ऊपर पत्थर फेंकता था। शत्रु सेना के ऊपर पत्थर जो फेंकने वाला जो यंत्र है तो उसको क्या बोल देते हैं, ढेंकुली कहा जाता है, जिसका प्रयोग 1301 के अंतर्गत है हमीरदेव चौहान ने भी किया था रणथंभौर के अंतर्गत। वहां पर नुसरत खान है वो मारा गया था। तो पत्थर फेंकने वाला यंत्र था। राजस्थान की ऐसी सभ्यता जहां से पत्थर का बांध प्राप्त हुआ, कहां से, गणेश्वर से है। यहाँ के भवन भी किससे बने हैं, पत्थर से बने हुए हैं। कच्ची ईंटों से कालेबंगा पड़े थे आपने हैं, सॉरी कच्ची ईंटों से कालेबंगा पड़े थे आपने हैं। और इसके पश्चात भवन यहाँ के पत्थर के बने हैं, इस सभ्यता के अंतर्गत है। यहां से आपने पढ़ा कालीबंगा सभ्यता है, वहां के बर्तन कैसे थे, बेलनाकार आकृति के थे। और ये जो सभ्यता है यहाँ से कपीस वर्णी छल्लेदार मिट्टी के बर्तन प्राप्त हुए हैं। लेकिन आपने इसे पीछे पढ़ा बालाथल सभ्यता है, इससे पीछे पढ़ा आहट सभ्यता है, वहां से मृद भांड टेराकोटा पद्धति के प्राप्त हुए थे। और यहाँ से कपीस वर्णी छल्लेदार बर्तन प्राप्त हुए हैं। और यहाँ से प्राप्त होने वाले जो हम कह सकते हैं तांबा है 99% शुद्ध था। और यहीं से है आहट तक सप्लाई की जाती थी। और यही क्या है, खेतड़ी सिंघाना को तांबे की सप्लाई करता था, इसीलिए इसको ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कहा जाता है। ये सभ्यता है, यहाँ से तांबे का एक कांटा प्राप्त हुआ, तांबे का एक बाण प्राप्त हुआ था, तांबे की यहाँ से कटोरियां या प्याले नुमा कटोरियां प्राप्त हुई थी। और हम कह सकते हैं कि तांबे का बाण प्राप्त हुआ, तांबे का कांटा प्राप्त हुआ। तो इस सभ्यता के जो लोग थे वो ऑलमोस्ट क्या थे, मांसाहारी थे। तो ये थी गणेश्वर सभ्यता है और बालाथल सभ्यता है। उम्मीद करते हैं साथियों ये जो टॉपिक है आपके क्लास में ही याद हो गया होगा है। वीडियो आपको अच्छा लगे साथियों तो शेयर भी कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा और अपने उपयोगी जो सुझाव है कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा। थैंक यू, गुड बाय, ऑल द बेस्ट, हैप्पी दिवाली।